हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद होगा आप लोग सभी लोग अच्छे, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। मैं पवन कुमार अपनी क्लास में, अपनी इतिहास क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस पे ये क्लास हो रही है, जिसको आपको चैनल को अच्छी तरह से पता हो चुका होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल से आप जुड़कर भी आप हमारे परिवार के, हमारे फैमिली के मेम्बर बन जाइएगा। चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले इसमें हम आपको एक थ्योरी वाइज इतिहास, संपूर्ण इतिहास कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी ठान रखी है, जिसकी शुरुआत हम अभी मात्र कुछ दिन पहले से किया है। इससे पहले हमने 1-2 क्लासें और कर चुकी हैं, या फिर 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये चौथे नंबर की क्लास है। जिन साथियों ने वो क्लास नहीं करी थी वो जाकर इसी चैनल पे वो हमारी सारी वीडियो हैं और उनको क्रम से करते आइए। और एक क्रम तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएंगे। आइए आज हम देखते हैं, फिर कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बात और है। बात यह है कि जिन साथियों ने हमें हमारी क्लास पे कमेंट करते हैं, फिर लाइक करते हैं, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि उन्हीं के बदौलत या उन्हीं के कमेंट के बदौलत हम जान पाते हैं कि हम अपना कैसा क्लास में दे रहे हैं। अगर जो भी साथी को अच्छा लिखते हो क्लास कि हाँ वास्तव मुझे कुछ फ़ायदा होता है, या फिर समझाने का तरीका, या फिर हमें समझ में आता है, या फिर पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो अपनी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करेंगे। क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि हाँ आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन हो रही है। अभी ऑफलाइन बैठे होते तो सारे बच्चे बता देते हैं, या फिर कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं। तो आपसे हम ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सारी परेशानियाँ, फिर क्लास कैसी थी, इसके बारे में ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर आप पूछेंगे एनर्जी का स्रोत कहाँ है, तो हमारी एनर्जी का स्रोत अभी उसी लाइक और उसी कमेंट से आती हैं, ताकि हम रोज़ डेली बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। आइए फिर ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने कल की क्लास में पढ़ा कहाँ था, या फिर आपको हमने छोड़ा कहाँ था, तो हम आपको बता देते हैं। कल हमने देखा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष जो हुआ था। उसमें हमने यही देखा कि अंततः मोहम्मद गौरी पूरे उत्तर भारत में शासन करने में कामयाब हो जाता है, फिर उत्तर भारत का क्षेत्र जीत लेता है। और जीतने के बाद वो यहाँ पर तो शासन नहीं करता, लेकिन अपने गुलाम जो भी सेनापति थे या फिर गुलाम जो भी उसके दास थे, उन सबको भारत का जीता हुआ क्षेत्र वापस यानी देकर और वापस अपने गौर प्रांत चला जाता है, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है खोखर जनजाति के द्वारा। तो हमने ये कल के, तो वहीं पर देखते हैं उसका एक प्रसिद्ध गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके और भी गुलाम थे जैसे ताजुद्दीन ऐलोज, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उन सबको अलग अलग क्षेत्र दिया, लेकिन जो उत्तर भारत पे शासन करने का क्षेत्र मिला वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक नया राजवंश चलाता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश। लेकिन गुलाम वंश से पहले ये आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या थी, अर्थात पूरे दिल्ली सल्तनत जब चलती है तो उसमें 5 राजवंश शासन करते हैं। कौन से 5 राजवंश, उनके बारे में हम यहाँ पर लिख कर समझते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए फिर सभी लोग अपने नोट्स बुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कहते नहीं हैं, क्या कहते हैं कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारी जानकारी के उद्देश्य से भी। तो चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। सभी साथी की जो भी आंखें होनी चाहिए वो आपके फ़ोन स्क्रीन पर, और आपके कान सिर्फ हमारी बातों को सुन पाएँ, ताकि आप अच्छे से हर चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो हमने कल क्या देखा था कि मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु थी वो 1206 में हो जाती है। वो फिर अपने गुलाम सेनापतियों को उत्तर भारत का पूरा जीता हुआ क्षेत्र वापस देकर अपने प्रांत लौट जाता है। लेकिन जब वहीं पर उत्तर भारत का क्षेत्र देकर जाता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या लिखेंगे? दिल्ली सल्तनत। चलिए लिखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, इसका शासनकाल क्या था, तो 1206 से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चलता है, 1526 ईस्वी तक। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया, तो उनके नाम लिखेंगे। फर्स्ट राजवंश का नाम लिखेंगे गुलाम वंश। इसका संस्थापक कौन था, जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से जानेंगे, लेकिन इसका कालक्रम यहीं पे लिखते चले। गुलाम वंश का अगर बात किया जाए कहाँ से कब से कब तक चला, तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और पूरी दिल्ली सल्तनत कितना चली थी, 1206 से 1526 तक।
वहीं पर दूसरा राजवंश इसमें चलता है। फिर गुलाम वंश के बाद जो आता है खिलजी वंश। और इसके कालक्रम की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक। और तीसरे राजवंश की बात करें खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। इसका कालक्रम देखा जाए तो 1290 से लेकर 1320 से लेकर 1398 कुछ पुस्तकों में मिलता है, लेकिन जो रियल रूप से मान्यताएं होती है वो 1414 ईस्वी तक। ये इतना बड़ा डिफरेंट क्यों होता है? जब इस वंश पे पहुंचेंगे तो हम आपको वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तुगलक वंश के बाद लिखेंगे चौथा, क्योंकि हमें एक दिन में सारी चीज़ें नहीं जाननी। हर एक चीज़ को या इतिहास जब भी हम थ्योरी बेस कर रहे हैं तो आराम तरीके से चलेंगे, हर एक चीज़ को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि हम चाहते तो हम एक दिन में भी आपको इतिहास कंप्लीट करा सकते, लेकिन वो नहीं। हम आपको चाहते हैं इसमें कोई भी चीज़ इतिहास की छूटने न पाए, हम उस चीज़ को ध्यान में रखते चलते हैं। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइए, कुछ दिन में हम आपको पूरा इतिहास कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो 1400 लेकर 1451 ईस्वी तक। हाँ, वहीं पे पांचवा राजवंश चलता है सैयद वंश के बाद आता है जो अंतिम होता है लोदी वंश। इन सब के संस्थापक कौन कौन थे इस वंश के, हम आपको जब एक एक वंश पढ़ाया करेंगे तो वहाँ पर बता दिया करेंगे। ये चलता है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस तरह से ये हमारे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले 5 राजवंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लेकिन परीक्षा में अब क्या करता है कि इन राजवंशों को क्रम से लगाइए, इन राजवंशों का मिलान कीजिए, कौन पहले चला कौन बाद चला, इनका क्रम पूछता है। तो इनको क्रम से याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक देते हैं। क्या है ट्रिक, आइए जानिए। लिखना ट्रिक, ताकि आप क्रम से याद रख पाएँ। लिखेंगे ट्रिक। ट्रिक क्या लिखेंगे? गुलाब खिले तो सांस लो। इसकी ट्रिक क्या है इन राजवंशों को याद करने के लिए क्रम से? गुलाब खिले तो सांस लो। ये ट्रिक है इन राजवंशों को याद करने के लिए, है कि नहीं? देखिए कैसे। गुलाब से बात करें तो तुम्हारा बन जाएगा गुलाम, ठीक है। और खिले से क्या बन जाएगा तुम्हारा? खिलजी। और तो से क्या बन जाएगा तुम्हारा? तो से बन जाएगा तुगलक। और सांस से क्या बन जाएगा? सैयद। और लो से क्या बन जाएगा आपका? लोदी। इस तरह से आप क्रम से लगा सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, लेकिन गुलाब खिलने से पहले भी सांस लेते रहिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए गुलाब खिले तो सांस लो, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए, है कि नहीं? गुलाब खिले तो सांस लो, ताकि हम इन 5 राजवंशों को क्रम से याद रख सकते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं जो अब डालेंगे पहला राजवंश। पहला क्या डालेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है? मामलूक वंश। मामलूक वंश। इसके शासनकाल हमने क्या बताया था अभी आपका कालक्रम? 1206 से लेकर 1290 तक। अच्छा, यहीं पर एक बात और याद रखेंगे, गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शासक थे। एक बार उन शासकों के नाम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम लिखेंगे एक एक शासक के बारे में। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट शासक जो आया था, इसका जो संस्थापक भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका फर्स्ट शासक था गुलाम वंश का। और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो आराम शाह आया था मात्र कुछ महीने के लिए, आगे आपको बताएंगे। आराम शाह के बाद फिर आता है इल्तुतमिश। उसके बाद चौथे नंबर पे जो शासक आता है वो कुछ महीनों के लिए
रुकनुद्दीन फिरोज, ये आता है। हाँ, अब इसके बाद अगर 5वें नंबर की बात करें तो आती हैं रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान, जिसे आपने इनका क्वेश्चन बहुत देखा होगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम या प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, तो क्या बताएंगे? रजिया सुल्तान या फिर रजिया बेगम। 5वें के बाद 6ठे नंबर पर कौन आता है? आता है फिर बहराम शाह। बहराम शाह। इसके बाद अगर 7वें नंबर की बात करें फिर कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। उसके बाद अगर 8वें नंबर की बात करें, अलाउद्दीन मसूद शाह। 8वें नंबर पे आता है नैसरुद्दीन शाह, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। हाँ, फिर 9वें नंबर पे आता है आपका बलबन का नाम सुना होगा। बहुत कठोर कानून नियम लगा रखे थे अपने शासनकाल में बलबन। जब पढ़ेंगे बलबन के बारे में तो आपको बताएंगे। बलबन के बाद कौन आता है? कैकवाद, जिसका नाम होता है शमसुद्दीन कैमुअर्स भी। इसे हम क्या बोलते हैं? शमसुद्दीन कैमुअर्स भी बोलते हैं। वहाँ पे लिख लेंगे जब कैकवाद तक पहुँचेंगे। तो ये अर्थात गुलाम वंश के अंतर्गत 10 शासकों ने शासन किया था। कैसे? आपके सामने आइए स्क्रीन पे आपके नाम लिखे हुए हैं। चलिए फिर एक एक शासक के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए फर्स्ट शासक डालेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे गुलाम वंश। जिसे हम दूसरा नाम से किसी नाम से और जानते हैं, मामलुक वंश से, है कि नहीं? गुलाम वंश के अंतर्गत फर्स्ट शासक कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या दूसरा भी नाम मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अन्य नाम लिखेंगे, अन्य नाम। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं लाख बख्श के नाम से। क्या, कौन से नाम से? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता क्या है? तो लाख बख्श का मतलब लिखेंगे लाखों का दान करने वाला। क्या लिखेंगे? लाखों का दान करने वाला। ये बात लिखेंगे, ठीक है। अर्थात इसके अन्य नाम लाख बख्श भी मिलता है, लाखों का दान करने वाला। और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, और हातिम ताई भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहीं पे लिख लेंगे ऐबक का अर्थ क्या होता है। जो इसके नाम में लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक का अगर अर्थ पूछा जाए, अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। इस तरह से अभी हमने ऐबक के अन्य नाम जाने और ऐबक का अर्थ क्या जाना है, ये जाना। इसके बाद देखते हैं इसके क्या कार्य थे। चलिए लिखेंगे। ऐबक की बात करें तो ऐबक ने कुछ कार्य किए थे, जैसे ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसे बनाया था अपनी राजधानी? लाहौर को। आज कहाँ है लाहौर? वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान में। लाहौर को बनाया था। ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात देखें, ऐबक ने और क्या किया था? ऐबक ने कुतुब मीनार, आप लोगों ने देखा है कुतुब मीनार, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। उसकी नींव रखवाने वाला शासक भी यही था।
अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव किस शासन ने रखवाया था, किस सुल्तान ने रखवाया था, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने नाम पर ही रखवाया था, लेकिन इसे पूरा नहीं करा सका। पूरा कौन कराता है आगे हम जानेंगे। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है की नींव रखवाई थे, ये बात याद रखेंगे। चलिए दूसरा काम, ये दूसरी इमारत क्या बनवाया था इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, जो कि अगर इसकी बात करें लोकेशन की बात, 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? तो अजमेर, अजमेर में। क्लियर? इतनी बातें। अर्थात आप अगर पूरे भारत में भ्रमण करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे भारत में ही, ऐतिहासिक चीज़ें, लेकिन आप अगर इतिहास के बारे में जान जाएंगे और ऐतिहासिक चीज़ें से रूबरू हो जाएंगे तो आपको घूमने और उन्हें देखने में और आनंद आने वाला है, ताकि आप कभी भी भ्रमण करने जाएंगे तो हाँ, ये ऐतिहासिक इमारत तब बनाया था, तब के शासनकाल में बनी थी, या किसके शासनकाल पे आपको जानकारी होगी तो आपको उन चीज़ों का भ्रमण करने का और आनंद आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए आप ऐतिहासिक चीज़ें अर्थात इतिहास के माध्यम से ही जान पाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी ऐतिहासिक इमारतें जितनी भी बनी हुई हैं भारत में, सब के बारे में आपको हम ज़रूर बता देंगे। तो इस तरह से इसने 2 काम, एक कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इसका एक सहायक सेनापति था, इसका एक सहायक सेनापति था, या सेना नायक लिखेंगे, सेना नायक, जो कि इसका सेना का काम देखा था। सेना नायक की बात करें तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। आपके मन में सवाल आएगा कि सेना नायक का नाम क्यों जिक्र किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि एक इसने बहुत ही हमारे भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसको ध्वस्त इसने करवा दिया था, कहने मतलब बहुत ही गलत काम हमारे भारत में इसने किया था। ये फिर जितने भी शासक थे कुछ अच्छे करके गए तो कुछ गलत भी, लेकिन ये बख्तियार खिलजी ने इसे, अगर इतिहास में याद रखा जाता है, इतिहास के में इसका नाम का जिक्र मिलता है तो इसी उद्देश्य मिलता है। क्या किया था इसने? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था, ये बात याद रखेंगे। क्या लिखेंगे बख्तियार खिलजी में? नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। किसने कराया था? बख्तियार खिलजी ने। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? इसकी लोकेशन की बात करें चलिए अच्छा आगे पेज पे लिख लीजिए, न जाने इसमें क्या हो गया। हाँ लिखेंगे हम, कहाँ थे? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त कराया था? बख्तियार खिलजी। लेकिन इसकी लोकेशन की बात करें, ये है कहाँ? तो बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार। और इसका निर्माण करने वाला शासक पूछा जाए, निर्माण किसने कराया था? निर्माण की बात करें तो कुमार गुप्त ने। किसने कराया था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त कौन थे? एक गुप्त वंश का शासक था। अर्थात गुप्त वंश जब हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर गुप्त से वंश पढ़ेंगे जिसके संस्थापक थे श्री गुप्त। वहाँ पे कुमार गुप्त के बारे में और डिटेल जानकारी जानेंगे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने का कार्य कुमार गुप्त ने किया था, जो कि हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था। और कहाँ है इसकी लोकेशन? बिहार में है। और लेकिन इसको ध्वस्त या तोड़फोड़ किसने करवाया था? तो ऐबक का ही सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने। अब देखते हैं ऐबक की मृत्यु। ऐबक के हमने कार्य देख लिए। ऐबक की मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। लेकिन कैसे? तो लिख लेंगे, चौगान या
पोलो खेलते समय। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चौगान क्या होता है, तो सुनिए। अर्थात ये एक खेल खेल रहा था जिसका नाम होता है चौगान। चौगान में क्या होता है, आप घोड़े से बैठकर आपके हाथ में एक स्टिक होती है और गेंद होती है। उस गेंद को कुछ दूर तक, एक जो लक्ष्य होता है वहाँ तक हमें पास करना होता है। तो ये क्या कर रहा था, और ये इतना अर्थात इस खेल में माहिर भी था, या फिर घोड़े पर स्टंटबाजी भी कर लेता था। ये अपने घोड़े पर बैठकर और उसी पोलो या चौगान खेल रहा था। तब ये स्टंटबाजी क्या करता है कि जो घोड़ा था उस घोड़े से अर्थात उसके अंदर की ओर से घुसकर फिर ऊपर आकर बैठ जाता था। इसका स्टंटबाजी कई दिनों का था, लेकिन यही स्टंटबाजी इस पर भारी पड़ जाता है। जब ये खेल खेल रहा तो वही स्टंटबाजी करता है और इसका डिसबैलेंस होता है, अर्थात पैर फिसलता है, फिर हाथ छूटता है और ये लड़खड़ा कर नीचे आता है, जिससे घोड़े की पैर पड़ जाने की वजह से फिर अर्थात इसकी डेथ या मृत्यु हो जाती है। तो साफ साफ परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो क्या बताएंगे, चौगान या पोलो खेलते टाइम। ये चौगान पोलो क्या होता है हमने आपको बता दिया। तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। अब इसके बाद इसका शासक या फिर गुलाम वंश का अन्य शासक कौन आता है, तो हमने आपको लिखाया था कौन आता है, आराम शाह। लिखेंगे कौन आता है, आराम शाह। ऐबक की मृत्यु तो यहाँ दिल्ली में होती, लेकिन इसे दफनाया फिर गया था लाहौर में। ठीक है, ये बात भी लिख लेंगे। इसके बाद आता है आराम शाह, जो मात्र 8 माह के लिए शासन करता है। 8 माह तक, 8 माह का मतलब क्या हुआ, अर्थात 8 महीने तक ही शासन कर पाता है जो आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम। अब नाम या काम कहा जाए, फिर 8 महीने तक ही शासन कर पाया और इसने कोई काम, ये फिर इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। 8 महीने में कुछ का नहीं कार्य किया। इसके बाद जो आता है इसकी हत्या करके, क्योंकि जितना भी दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे, एक शासक के बाद अन्य शासक आते तो एक दूसरे की हत्या करके ही सिंहासन पाते थे। तो इसकी हत्या करके जो आता है उसका नाम होता है इल्तुतमिश। इसकी बात करें तो ये 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है, क्योंकि बीच में ये कर चुके थे शासन आराम शाह। तो इसलिए 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन था, तो जानेंगे इसके बारे में। इल्तुतमिश की बात करें तो सबसे पहली बात लिखेंगे, ये एक अलबरी तुर्क था। ये एक अलबरी तुर्क था तथा ऐबक का गुलाम भी था। ऐबक का गुलाम था। ठीक है, अर्थात ये एक इलबरी तुर्क था, जो कि अगर इसके लोकेशन की बात करें तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करते थे और ऐबक का गुलाम भी था। इसने कुछ कार्य भी किए थे। उन कार्य को देखने से पहले इसके बारे में और भी इतिहास में मिलता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश की बात करें तो इल्तुतमिश था। ये बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये होता है इल्तुतमिश को, अर्थात गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे देखिए इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे इसके कार्य। चलिए नेक्स्ट पेज पे अच्छा लिखते हैं। लिखना इल्तुतमिश के कार्य। इल्तुतमिश के कार्य की बात करें, इसका जो पहला काम था वो एक तो इसने इक्ता प्रणाली लागू कर रखी थी। क्या थी, इक्ता प्रणाली। पहले नोट करेंगे फिर हम आपको बताते हैं इक्ता प्रणाली क्या थी। इक्ता प्रणाली की बात करें तो इक्ता प्रणाली ये होती है कि इसके अंतर्गत जो भी अधिकारी या फिर जो भी सेवक थे या फिर जो भी अधिकारी हुआ करते थे, जैसे आप मान लीजिए कंपनी के फाउंडर हैं या फिर मालिक हैं, आपके अंतर्गत जो भी काम करेंगे आप उनको सैलरी देंगे। लेकिन ये इसके अंतर्गत जो भी काम करते थे, जो भी अधिकारी होते थे, उन सबको ये सैलरी ना देकर या फिर वेतन ना देकर बदले में उन्हें ज़मीन देता था। अर्थात वेतन के बदले दी जाने वाली ज़मीन को ही हम क्या कहते थे, इक्ता प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है।
वेतन न मिलकर आपको ज़मीन मिलती थी। फिर आप उतने ज़मीन से लोगों से टैक्स ले सकते थे, लोगों से कर वसूल सकते थे और उससे आप इनकम कर सकते थे। अर्थात वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को हम कौन सी प्रणाली के अंतर्गत जानते हैं? इक्ता प्रणाली। समझ गए? चलिए, इक्ता प्रणाली के बाद इसने और एक काम किया था, तुर्कान चिहलगानी लिखेंगे। तुर्कान चिहलगानी। अगर इसकी बात करें, इसे दूसरा नाम से भी जानते हैं, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। गुलाम सरदारों का संगठन, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अर्थात तुर्कान चिहलगानी क्या था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन। अच्छा, एक कार्य क्या करता था? जैसे होते ना, जैसे प्रधानमंत्री होता, फिर उसके अंतर्गत संसद होती, जैसे हमारे फिर मंत्रिपरिषद भी होते हैं, और जैसे संसद होती हैं उसमें ऐसा तो है नहीं केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, नहीं, संसद में जैसे राज्यसभा होती है, राज्यसभा में फिर अनेक सदस्य होते हैं, लोकसभा में अनेक सदस्य होते हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरह ये अपने दरबार में 40 व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था, जिनसे ये पूछकर, और वो सभी विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और उन्हीं से अगर इल्तुतमिश को कोई काम करना होता था तो उन्हीं 40 गुलाम सरदारों के फिर तुर्कान चिहलगानी जो बना रखी थी, उन्हीं से ये राय लेता था, सलाह लेता था, हाँ हम ये काम करेंगे, अच्छा होगा गलत होगा, यानी अर्थात सलाह मशवरा करता था। तुर्कान चिहलगानी का निर्माण इसीलिए कर रखा था कि हम अपने साथ 40 और अन्य लोग हैं, उनसे भी हम विचार विमर्श कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे तुर्कान चिहलगानी, फिर 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसका विनाश, जिसको ख़त्म करने का काम आगे बलबन करेगा। तीसरा देखेंगे कौन सा कार्य था? जैसे कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थे? ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, ये बात याद रखेंगे, पूर्ण करवाया था। चौथी बात याद रखेंगे, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। अरबी के सिक्के चलाए, अर्थात जिनमें चांदी के बोला जाता था टका, लिख लेंगे, चांदी का टका, और वहीं पर तांबे की जीतल, तांबा का जीतल। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अर्थात ये था इल्तुतमिश के कार्य, इक्ता प्रणाली, तुर्कान चिहलगानी, कुतुब मीनार को पूरा, शुद्ध अरबी के सिक्के जिसमें चांदी का टका और तांबा का जीतल शामिल था। इस तरह से इसने कुछ कार्य किए थे। और इसी के शासनकाल में मंगोल का आक्रमण भी हुआ था, लेकिन इसने अर्थात उन सबको बचाने में समर्थ रहा या फिर सफल रहा, क्योंकि एक जब मंगोल क्या कर रहे थे, एक ख्वारिज्म सम्राट था जिसका नाम था जलालुद्दीन, ख्वारिज्म सम्राट, तो उसका पीछा करते हुए मंगोल आ रहे थे। तो मंगोलों में ख्वारिज सम्राट ने जब इसने अपने यहाँ पर शरण मांगी, या ख्वारिज्म सम्राट ने, जिसका नाम था जलालुद्दीन, तो उसने इससे रिक्वेस्ट की मुझे मंगोलों से बचा लीजिए, तो इसने इनकार कर दिया। तो इस तरह से मंगोल दिल्ली तक भी नहीं पहुंच सके, और इस तरह से ये अपने पूरा दिल्ली साम्राज्य को मंगोलों से बचाने में सफल रहा। अर्थात अब आपके मन में सवाल आएगा, मंगोल कौन थे? मंगोल एक चीन के गोबी रेगिस्तान से बिलोंग करते थे, और ये जो मंगोल होते थे एक असभ्य होते थे। असभ्य मतलब बहुत गंदे भी होते थे, और इनका मुख्य कार्य था पशुपालन करना और दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करना, वहीं से अपना पूरा जीवन यापन करना। असभ्य, बहुत गंदे ही कह लीजिए, मंगोल ऐसे थे। ठीक है, तो मंगोलों का आक्रमण और भी हम आगे बलबन की जब क्लास पढ़ेंगे, जब बलबन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर और अच्छे से जानेंगे। तो इतनी बात याद रखेंगे। अर्थात मंगोलों से बचने के लिए एक सम्राट ने, जिसका नाम था, ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, उसने इनसे शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। कहा अगर हमने आपको शरण दी तो मंगोल हम पर भी अटैक कर देंगे, तो हम नहीं बचाएंगे तो हमारा पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसने शरण भी नहीं दी। अब याद रखेंगे
इल्तुतमिश की मृत्यु देख लेते हैं। फिर लिखेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु होती है वो 1236 ईस्वी में हो जाती है। इतनी बात याद रखेंगे, 1236 ईस्वी में हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो भी शासन आता है वो रुकनुद्दीन फिरोज का आता है, फिर रजिया बेगम, इसी तरह जो भी हमने अन्य शासक लिखा है वो सब बाकी हैं और उन सबको हम करेंगे अर्थात कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में इसके साथ जो भी अन्य शासक बचे हुए हैं उन सबको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, एक बार हम और रिवीजन करते हैं। आप लोग भी देखिए आज की क्लास में आपने क्या सीखा या आपने क्या जाना। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, आज की क्लास में हमने देखो दिल्ली सल्तनत शुरू कर दिया है, जो कि दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 से 1526 तक, उसमें चलने वाले 5 राजवंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जिसमें आपका है गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, फिर दूसरा आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, फिर आता है तुगलक वंश, वो चलता है जो 1320 से 1414 तक, फिर आता है सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, फिर उसके बाद आता है लोधी वंश, वो 51 से 1526 तक। इस तरह से दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शासन करते हैं। अगर उन 5 राजवंशों की बात करें, 5 राजवंशों की याद कैसे करेंगे, तो आपको हमने एक ट्रिक बताया, गुलाब खिले तो सांस लो, अर्थात गुलाब से बन जाएगा गुलाम, और खिले से खिलजी, तो से तुगलक, और सांस से सैयद, और लो से लोधी वंश। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर हमने एक वंश आज स्टार्ट कर दिया है। कौन सा वंश था? गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, जिसके कालक्रम की बात करें 1206 से लेकर 1290 तक। उसके अंतर्गत हमने शासक देखे, 10 शासक शासन करके जाते हैं, जिसमें में से तो कुछ केवल नाम के ही शासन करते हैं, लेकिन उनका भी जानना उचित है। जैसे हमने देखा ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन, कैकवाद। जहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अर्थात इल्तुतमिश तक हमने कवर कर लिया है आज की क्लास में। अब बाकी ये भी जो भी हैं प्रयास करेंगे इनको सबको कल की क्लास में समाप्त कर देंगे। इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हम पढ़ेंगे रजिया बेगम के बारे में और बलबन, ये 2 शासक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ, आगे फिर हमने क्या पढ़ा था, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आगे हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ऐबक के अन्य नाम थे लाख बख्श, अर्थात लाखों का दान करने वाला, और इसे हातिम ताई के नाम से भी जानते हैं। और ऐबक का अर्थ जो इसके नाम में लगा हुआ है उसका नाम होता है चंद्रमा का देवता। उसके बाद ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को बनाया था। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव, जो कि दिल्ली में है, नींव रखवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, अजमेर में है। और इसी का एक सेना नायक था, उसका क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, जिसने कौन सा काम किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की लोकेशन हमने देखी कहाँ है, बिहार में पड़ता था, या है फिर भी। निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था, कुमारगुप्त, इसको गुप्त वंश में जानेंगे। ऐबक की मृत्यु की बात करें 1210 ईस्वी में कैसे हुई थी? चौगान या फिर पोलो खेलते समय। आगे फिर हमने क्या देखा? हाँ, फिर देखा आराम शाह आता है, जो कि 8 माह तक केवल शासन करता है, जैसा नाम वैसा काम। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? इल्तुतमिश के बारे में 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक एक इलबरी तुर्क था तथा ऐबक का गुलाम भी था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। उसके बाद क्या देखा हमने? हाँ, इसके कार्य देखे। जैसे सबसे पहले इक्ता प्रणाली क्या थी हमने आपको बताया। तुर्कान चेहलगानी कुतुब मीनार को पूरा करवाया, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका और तांबा का जीतल, और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में। इस तरह से ये हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, क्योंकि हमें कुछ है नहीं कि जल्दबाजी में भागना है, हमें आराम से पढ़ना है, हर चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ना है। आप हमारे साथ बनाए रहिए, इसी तरह साथ देते रहिए। हम बहुत जल्द कुछ महीने में या कुछ दिनों में आपको एक संपूर्ण इतिहास पूरा जीरो से लेकर हीरो तक, फिर हाई लेवल तक कवर कराने वाले हैं। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल इसी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस अर्थात ज्ञान गुरु क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।